हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, बहुत दिनों बाद आज मैं आप सबके सामने आई हूँ। आप भी सोच रहे हो कि कहाँ इतने दिन से मैं गायब थी। तो इसके पीछे का रीज़न था मेरा जैब का एग्ज़ाम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा अक्टूबर में जैब का एग्ज़ाम होने वाला है, और जिस वजह से मैं उसकी प्रिपरेशन में थोड़ी बिजी हो गई थी, क्योंकि टाइम कम मिलता है। जब आप बैंक से आने के बाद टाइम कम मिलता था, लिमिटेड टाइम में फिर प्रिपरेशन करनी थी, तो फिर उसमें मैं काफ़ी व्यस्त हो गई थी और इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जैब की एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगी कि कैसा मेरा पेपर रहा, मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया या नहीं किया, और इसका आपको ओवरऑल आइडिया भी मिलेगा कि जैब का पेपर किस तरह से होता है, और ये आपको आगे आने वाले टाइम में काम देगा और आपको एक ओवरव्यू भी मिलेगा। ठीक है। तो जैब के एग्ज़ाम में टोटल 4 पेपर थे, जिसका एग्ज़ाम आप 8 अक्टूबर, 14, 15 और 29 अक्टूबर को है। यानी कि मेरा 3 पेपर ऑलरेडी हो चुका है और एक पेपर बचा हुआ है जो कि 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो मेरा फर्स्ट पेपर था IEFS, यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आपको पहले मैं इसकी क्राइटेरिया बता देती हूँ कि इसकी पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है। इसमें पास करने के लिए आपको 100 में से 50 मार्क्स लाने होते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। अगर आप 50 मार्क्स एंड अबव स्कोर करते हो तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो जाते हो, और आपको वो एग्ज़ाम, वो पेपर फिर से नहीं देना होता है। अगर ओवरऑल की बात की जाए कि आपका जैब कब क्वालिफाई होता है, जब आप चारों के चारों पेपर में अगर 50 प्लस ला रहे हो तो आप डेफिनेटली पास हो। लेकिन अगर आप सारा पेपर एक ही बार में दे रहे हो, जैसे कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और मैं चारों पेपर दे रही हूँ, तो चारों पेपर में अगर आप ग्रॉस 200 ले आते हो, 200 एवब ले आते हो, और आप मिनिमम हर सब्जेक्ट में 45 मार्क्स स्कोर करते हो, तो उस केस में भी आपको पास कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो लेकिन अगर आपको 50 से कम आ रहे हैं और आपकी ग्रॉस में टोटल में चारों सब्जेक्ट के टोटल से 200 एंड एवब हो गए, तो आप उस केस में भी पास होते हो। लेकिन अगर 45 से नीचे हैं तब तो आप पूरे फेल हो। ठीक है। और तो मेरा पहला पेपर हुआ, तो पहले पेपर में मुझे कितना आया, मुझे आया 49 मार्क्स। तो मैंने सोचा कि ये पूरी पास तो मैं नहीं हुई, अगर 50 आता तो डेफिनेटली पास हो जाती, बट मुझे 49 आया। तो मुझे फिर भी एक होप था कि अगर मैं बाकी पेपर में अच्छा कर लेती हूँ और मेरे ओवरऑल में 200 प्लस आ जाते हैं तो मैं पास कंसिडर हो जाऊँगी। तो फिर यही सोच के मैं आगे की प्रिपरेशन में लग गई। फिर 5 ही दिन बाद 2 पेपर थे, यानी 14th को भी पेपर था, 15th को भी पेपर था। तो 14th वाले पेपर में मुझे आए 42 मार्क्स, जो कि था PPB का पेपर। PPB यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तो उसमें मुझे 42 मार्क्स आए। तो 42 आने के बाद तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई कि मुझे 45 से भी कम आए हैं। तो अब ये जो ग्रॉस वाला क्राइटेरिया है कि मैं टोटल में 200 ले आऊँ, बट उसमें तो मिनिमम 45 इस सब्जेक्ट में चाहिए, जो कि मुझे नहीं आए। तो ये तो मुझे पता चल गया कि इस सीज़न में, मतलब कि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है जैब का, उसमें मेरा पेपर तो मतलब पूरी तरह से वो क्वालिफाई नहीं होगा। बट मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट पेपर अच्छे से देना है, ताकि अगर मैं नेक्स्ट पेपर भी क्वालिफाई कर लूँ तो नेक्स्ट टाइम मुझे कम पेपर देने पड़ेंगे। इसमें ऐसा है कि आप जो भी पेपर क्वालिफाई कर लेते हो वो आपको दोबारा नहीं देना पड़ता अगले अटैम्प्ट में। तो नेक्स्ट डे मेरा पेपर था AFM का, यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का। तो उसमें मुझे आए 63 मार्क्स, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो मुझे अफसोस भी हो रहा था कि अगर मैं PPB में थोड़े अच्छे मार्क्स ले आती, 45 तक भी ले आती, तो मेरा इधर कवर अप हो जाता और मैं इसी बार जैब क्वालिफाई कर लेती। बट अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन एक बात की खुशी थी, चलो मैंने ये वाला पेपर क्वालिफाई कर लिया है, तो मुझे ये नेक्स्ट टाइम नहीं देना पड़ेगा। और एक पेपर बचा हुआ है RBWM का, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि 29 को है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पेपर मैं क्वालिफाई कर लूँ। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे 2 ही पेपर देने पड़ेंगे, जो दोनों मैंने क्वालिफाई नहीं किया, IEIFS एंड PPB। तो अगले अटैम्प्ट में जैब को पूरी तरह से क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आपके मन में एक और सवाल हो सकता है कि जैब का एग्ज़ाम कौन देते हैं। तो जैब का एग्ज़ाम बैंकर्स देते हैं, और जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लीड करते हैं वो। और अगर आप बैंकर नहीं हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो DBF के फॉर्म में, यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके।
तो जब आप बैंकर बन जाओगे या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लोगे, तब आपका ये DBF का सर्टिफिकेट है वो जैब के सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह का था। तो मेरा और एक पेपर बचा हुआ है, बट अब मैं उतना ज़्यादा, इसके लिए काफ़ी टाइम है मेरे पास, 2 वीक का टाइम है, तो अच्छे से उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो काफ़ी व्यस्त मैं हो गई थी थोड़ा एग्ज़ाम लेके, तो अब उतनी व्यस्त नहीं हूँ अब, ठीक है। तो आगे आपको जो भी टॉपिक के वीडियोस चाहिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आगे कोशिश करूँगी कि वीडियोस लाती रहूँ आप सबके लिए, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी और आपके मतलब बैंकिंग एग्जाम में जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसके रिलेटेड भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।